रचनाधर्मी विद्यार्थियों, आज हम सीखने जा रहे हैं नए और अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन। तो आइए देखते हैं इसमें आप क्या क्या सीख सकेंगे। कुछ नया सोचने और लिखने का प्रयास करने लगेंगे। दिए गए विषय के अनुरूप सोचने की क्षमता विकसित कर सकेंगे। अपने विचारों के प्रवाह को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित कर सकेंगे। लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना सकेंगे। मौखिक रूप से कही जाने वाली बात को लिखित ढंग से भी अभिव्यक्त कर सकेंगे और रचनात्मक लेख के विधि विधानों को समझकर उसे लिख सकेंगे। पढ़ने से पहले जरा चिंतन करें, झांकें अपने अंदर। किसी के साथ गप्पे मारते हुए, आप मजे लेते हुए जो बातें करते हैं, क्या उन्हीं बातों को सिलसिलेवार ढंग से सीक्वेंस ऑर्डर में आप लिख सकते हैं? आपस में समूह में बैठकर आप किसी विषय पर अपनी राय बोलकर तो प्रस्तुत करने लग जाते हैं, परंतु क्या उसी राय को आप लिख करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। किसी भी नए, अनसुने, अछूते और अनजान विषय पर आप बिना किसी भय या शंका के अपने विचार बोलकर प्रस्तुत तो कर लेते हैं, परंतु क्या उन्हीं विचारों को क्रमबद्ध ढंग से लिखकर प्रस्तुत करना आपके लिए संभव है? यदि नहीं तो आइए इस कठिनाई को आज आसान बनाया जाए और लेखन की कला में कौन कौन से गुण अपनाने चाहिए उन्हें सीखा जाए। तो आइए रचनात्मक लेखन लिखने के तरह तरह के ढंग हम सीखते हैं। कैसे? नए और अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन कैसे लिखा जाए, उदाहरण के माध्यम से शुरू करते हैं। आप कोई फिल्म देख कर आए हो और आपका मित्र आपसे पूछे कि बताओ आपको वह फिल्म कैसी लगी। आप तपाक से उसको जवाब देते हुए कहते हैं, अरे यार बड़ा मजा आया है, इस फिल्म में तो ऐसा हुआ वैसा हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन वही मित्र आपसे कहे कि इस फिल्म के बारे में थोड़ा लिख करके तो बताओ कि यह फिल्म कैसी लगी। बस तब तो आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी, आपके चेहरे की रंगत एकदम फीकी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बोलने का तो अभ्यास है किंतु लिखने का अभ्यास नहीं है, इसीलिए आप लिखने को चुनौती समझ लेते हैं। इसी प्रकार आपसे यदि कोई पूछे कि सिनेमा घर का माहौल कैसा था, टिकट खिड़की पर लगी हुई लाइन में खड़े हुए लोगों की आपसी बातचीत या लाइन में होती धक्का मुक्की के बारे में जरा बताओ, तो आप बड़े चटखारे लेकर एक एक नजारे का मौखिक वर्णन तो आसानी से कर लेंगे, किंतु इन सब के बारे में यदि लिखना पड़ जाए तो आपके लिए वह ऐसी जंग लड़ने के बराबर लगने लगता है कि आपको तो ऐसा लगने लगता है कि अब आपकी हार सुनिश्चित है। आखिर ऐसा क्यों होता है? भाषा केवल विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है। ये तो 6ठी 7वीं में आपको बताया गया था कि भाषा बोलकर लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करती है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ कहा गया है, भाषा तो हमारे द्वारा स्वयं विचार करने का साधन है, किंतु हम कुछ नया लिखने और नया सोचने की जहमत नहीं उठाते, कष्ट ही नहीं उठाते और कष्ट उठाए बगैर उसी सामग्री को पढ़ते हैं, याद करते हैं और लिखते चले जाते हैं जो हमें आसानी से कहीं पर भी मिल जाए। आजकल तो गूगल पर बहुत सारी सामग्री मिल जाती है, बस वहां से उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं या रट लेते हैं, जो सरासर गलत है। जिस कारण से हमारी मौलिकता और हमारे अंदर छिपी हुई या यूं कहें कि सोई हुई लिखित अभिव्यक्ति वाली जो प्रतिभा है, वो क्षमता है, वो ना तो कभी प्रकट हो पाती है, ना कभी जाग पाती है और ना ही विकसित हो पाती है। आइए इसीलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि हम सभी किसी भी अप्रत्याशित विषय पर रचनात्मक
ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए। यहाँ अप्रत्याशित का क्या अर्थ है? जिस विषय की आशा ही ना की गई हो, जिसका अनुमान भी ना लगाया जा सके, ऐसे विषय पर कुछ रचनात्मक ढंग से लिखा जाए, यह विषय अनंत हैं। कौन कौन से विषय हो सकते हैं? हम इनको निश्चित नहीं कह सकते, अनंत विषय हैं। और इन पर लिखे जाने योग्य सामग्री भी हमारे दिल में, दिमाग में अनंत है। किसी एक ही विषय पर लिखने के लिए लिखने वाले के ढंग अलग अलग हो सकते हैं। तो देखें, अब कोई व्यक्ति ऐसा है, आप में से, हम में से सब अलग अलग, भगवान ने अलग अलग गुण दिए हैं सबको। कोई उसी विषय पर अपनी स्मृति अर्थात अपनी यादों के आधार पर लिखता है, कोई दार्शनिक ढंग से लिखता है, बहुत गहराई से लिख देता है, कोई अपने सूक्ष्म चिंतन जो उसने सोचता रहता है, अनुभव करता रहता है, उसके आधार पर लिख देता है। विषय एक ही है, लिखने वाले तीन अलग अलग प्रकार के हैं। तीन क्या, और भी अलग अलग बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। कोई कल्पना के पंख लगा करके लिख देता है, तो कोई तर्क पूर्वक उस विषय का विश्लेषण करते हुए लिखता है, कोई विश्लेषणात्मक परक लेख लिखने लगता है, तो कोई विषय को अलग दृष्टि से देखते हुए उसके गुण अवगुण आदि बताते हुए लिखता है। तो कोई ऐसा भी होता है जो सामाजिक या सांस्कृतिक आधार दे देता है विषय को और उसे लेख के रूप में लिपिबद्ध अर्थात लिख देता है। जैसा विषय होता है उस विषय के अनुरूप अपनी रुचि, ज्ञान और अनुभव को एक साँचे में ढालकर रचनात्मक लेख लिखा जाता है। रचनात्मक लेख एक ऐसा खुला मैदान है जिसमें लिखने वाला उन्मुक्त स्वच्छंद भाव से, मन मर्जी से कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी। संविधान में भी सभी को यह मौलिक अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। अतः अपने अंदर जन्मे हुए विचारों को अपने मौलिक शब्दों के द्वारा, चुराए हुए शब्द नहीं, नकल किए हुए शब्द नहीं, मौलिक शब्दों के द्वारा जब लेख के रूप में लिखा जाता है तो वह रचनात्मक लेख ना केवल लिखने वाले को अपितु पढ़ने वाले को भी आनंद विभोर अथवा आंदोलित कर देता है, हिला देता है। तो आइए, रचनात्मक लेख कैसा होने चाहिए, इसके कुछ बिंदु हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। क्या है? पहला तो ये, जिस भी विषय पर आपको लिखना हो, परीक्षा में 3 विषय आएंगे, 3 में से किसी एक पर लिखना है। आप देखें कि किस विषय पर आपकी पकड़ है। तो जिस विषय पर आपने लिखना है उस पर 2-3 मिनट तक ध्यान मग्न होकर चिंतन करें, सोचें क्या लिखा जा सकता है। मन में उमड़ने वाले और उभरने वाले विचारों को कहीं पर छोटा लिख लें। उन सभी विचारों पर दृष्टि डालते हुए सबसे उपयुक्त विचार, जो बड़ा विचार आए, जिस पर आपने आगे बढ़ना है, उसको फोकस करते हुए उसे समुचित विस्तार दे दें। फिर विषय पर लिखने के लिए मुख्य बिंदुओं को अपने पास नोट कर लें, मुख्य बिंदु बना लें छोटे छोटे, कि आप इस बातों को लिखेंगे, और उनकी रूपरेखा बना लें, कौन सा बिंदु आगे पीछे कहां सेट होगा। रचनात्मक लेख का जो आरंभ है वो आकर्षक ढंग से होने के साथ साथ विषय से संबद्ध जरूर होना चाहिए। विचारों में परस्पर सुसंगता, आपस में रिलेवेंट होने चाहिए, प्रासंगिक होने चाहिए, और सुसंबद्धता, आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं एक पंक्ति शुरू हुई दूसरी पता नहीं कहां से शुरू हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। ये देखिए, कभी भी दिए हुए विषय से भटकना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा ना हम विषय से भटक जाएं, कुछ बोल रहे हैं और कुछ और लिख जाए, ऐसा नहीं। विषय की प्रासंगिकता, वो कितना रिलेवेंट है, कितना आज के समय के हिसाब से, विषय के हिसाब से उपयोगी है, उसका ध्यान रखना चाहिए। आपकी कही हुई बात में परस्पर आपस में ही विरोधाभास की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक बार तो हम कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा था, वो समय बहुत अच्छा था, नहीं, फिर हम कहें नहीं वो समय तो खराब था। एक बात कहें और उसी पर चलें। रचनात्मक लेखन में मैं ऐसा देखता हूं, मैंने ये पाया, मुझे, इस तरह की शैली का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। अपने विचारों को एक ही अनुच्छेद में, पैराग्राफ बदलने नहीं चाहिए, एक ही अनुच्छेद में समाहित करें। छोटे छोटे व्यवस्थित और सुसंगठित वाक्य बनाएं।
सरल और प्रभावी शैली में अपने विषय को प्रस्तुत करें और लेख की भाषा शुद्ध, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। पूरे लेख में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि परस्पर सुसंबद्धता और सुसंगति लेख के प्राण होते हैं। सुसंबद्धता और सुसंगति, जैसे कोई मौसम का वर्णन कर रहा हो और मौसम के बारे में बात करते करते अचानक वो राजनीति पर चला जाए, तो यह परस्पर सुसंबद्धता और सुसंगता ही नहीं रहेगी। किंतु हाँ, अगर वह राजनीति और मौसम की आपस में तुलना करते हुए उन दोनों को एक जैसा बता रहा है, तो वही बात सुसंगता और सुसंगति और सुसंबद्धता का बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। अब आगे देखें। इसी प्रकार अपनी ही कही हुई बात में विरोध या विरोधाभास वाली स्थिति आपके लेख में कहीं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परस्पर एक दूसरे का खंडन करने वाली अगर आपकी अभिव्यक्ति होगी तो उससे तो आप क्षमा करने योग्य भी नहीं रहेंगे, आपकी गलती अक्षम्य होगी। उदाहरण के तौर पर आप एक जगह तो यह कहें कि यह दिन, यह समय और यह स्थान बहुत मनोहर है, सुंदर है, आनंददायक है, और फिर आप कहने लगे कि यह स्थान तो बहुत बुरा और उबाऊ है। ऐसा करने पर आपकी बातें असंगत लगने लगेंगी और आपका लेख कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि आप अपनी ही कही हुई बात को खुद ही झुठला रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम कोई भी विषय ले सकते हैं, जैसे काली अंधेरी रात या बारिश या प्यार। कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप तैयार रहें। मान लीजिए हम काली अंधेरी रात को लिखना शुरू करते हैं, तो हम इस प्रकार से रचनात्मक लेख को 3 अलग अलग ढंगों से, ये क्या है, ढंगों से लिख सकते हैं। पहला ढंग संस्मरणात्मक अर्थात स्मृति आधारित हो सकता है और उसमें आप लिखेंगे। ये देखिए एक उदाहरण है, यही फाइनल नहीं है, इसी को आप कहेंगे बस यही सही है, ऐसा नहीं है। आपके शब्द अपने होने चाहिए, मौलिकता जरूरी है, रचनात्मकता जरूरी है। आपकी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, घड़ी की दीवार, दीवार घड़ी, उसका उदाहरण है, और हमने यहाँ एक और उदाहरण दिया, काली अंधेरी रात, ताकि आप उसको भी पढ़ें, इसको भी पढ़ें, आपके पास 2 उदाहरण हो और आप अपने आप लिखने योग्य हो जाएं। अब लिखते हैं यहाँ पर, काली अंधेरी रात जब जब याद करता हूँ तब तब मुझे वह दिन याद आता है जब एक बार मुझे रात में भयंकर दर्द शुरू हुआ। बहुत देर तक उसे सहन करने के बाद जब वह मेरे लिए सहन करना असंभव हो गया, तो मैंने दर्द का निदान करने के लिए अस्पताल जाना ही उचित समझा। जब मैं घर से निकला तो रात के 11 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल कुत्तों के भौंकने के अलावा कहीं कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और मैं जैसे ही चलने को हुआ तो पता चला कि स्कूटर तो पंचर हो चुका है। लो, इस भयंकर दर्द में स्कूटर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मरता क्या ना करता। इस उक्ति का अर्थ आज मुझे सही सही समझ आ रहा था। एक और डर था मेरे मन में जो कंपन पैदा कर रहा था, और दूसरी ओर दर्द ने मेरे शरीर को कराहने पर इस तरह से कराहने पर मजबूर किया हुआ था। इसलिए मैंने डर की परवाह किए बिना 1 किलोमीटर दूरी पर बने हुए अस्पताल में पैदल ही जाने का निर्णय कर लिया। मैं अपने घर से बाहर निकला ही था कि अचानक पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। अब चारों ओर केवल घनघोर अंधेरा छा गया और उस पर भी गली में कुत्ते भौंकते भौंकते मेरे पास आने लगे और पास आने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे दर्द ज्यादा हो रहा था या डर ज्यादा लग रहा था। खैर, जैसे कैसे मैं अस्पताल पहुंचा, दर्द का इलाज करवाया और डरते डरते घर वापस आया। किंतु वह काली अंधेरी रात आज भी मेरे मन में ऐसी बसी हुई है कि जब भी मैं कभी अंधेरे में निकलता हूं तो मुझे उस रात का मंजर, वो समा, वो वातावरण याद हो उठता है। अब इसी विषय को अगर कोई दार्शनिक अंदाज में लिखना शुरू करेगा तो किस प्रकार लिखेगा, आइए देखते हैं। आप किसी भी अंदाज में लिख सकते हैं। आपको 3 अंदाज यहां पर बता रहे जा रहे हैं।
काली अंधेरी रात। विषय वही है, अब अंदाज बदल गया है। काली अंधेरी रात अर्थात निराशा से भरी हुई रात। अंधेरा जो अपने आप में बुराई का प्रतीक है, जिसे सुनते ही मन में अज्ञानता का बोध होने लगता है, जिसका नाम लेते ही तरह तरह की बुरी भावनाएं मन में घिर आती हैं। तभी तो रात्रि का दूसरा नाम दोषा भी है, क्योंकि जितने भी काले काम हैं, गलत काम हैं, अपवित्र काम हैं, वे ज्यादातर रात में ही होते हैं। कहा जाता है कि रात में तो निशाचरों की माया भी प्रबल हो जाती है। जादू टोटका करने वालों के लिए, तंत्र मंत्र की साधना करने वालों के लिए रात का समय सही माना जाता है। काली अंधेरी रात में अमावस्या का ऐसा अंधेरा छाया होता है कि चारों ओर नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहे तो वह काली अंधेरी रात न जाने उसका कितना कुछ बिगाड़ दे। इसीलिए बुद्धिमान लोग हमेशा यही कहा करते हैं कि रात्रि में समय रहते घर लौट आना चाहिए। किंतु आजकल के परिवेश में दिन रात काम करने की होड़ है। आधुनिकता की ऐसी विडंबना है कि किसी को भी काली अंधेरी रात के दुष्प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु मैं आज भी काली अंधेरी रात में कभी भी बाहर नहीं जाता। ये दूसरा अंदाज था। आइए अब तीसरा अंदाज देखते हैं। अब अगर इसी विषय को अवलोकन पर आधारित करके अर्थात वास्तविकता और अनुभव के धरातल पर रखकर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। वो कैसे? विषय वही है, काली अंधेरी रात। देखिए जरा, काली अंधेरी रात थी। आसमान में चंद्रमा अपनी रोशनी से रात के अंधेरे को चीरने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चंद्रमा की रोशनी में भी अपने आप को काली अंधेरी रात से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। देखिए तो, क्योंकि आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। यहां मैं आपको बता दूं, ये विरोधाभास नहीं है। हमने कहा था आपस में विरोध नहीं होना चाहिए। यहां विरोधाभास नहीं है, मेरा अनुभव है। भले ही उजाला हो, भले ही किसी के घर में कितना ही अन्न हो, लेकिन अगर उसको बुखार हो रखा है या रोग हो रखा है, वो उसके किस काम का? वहां विरोधाभास नहीं है, यहाँ पर उसकी वास्तविक स्थिति है। तो कहते हैं क्योंकि मैं आज बिल्कुल अकेला हो गया था, मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया था, इसलिए मेरे लिए चंद्रमा की रोशनी से रोशन रात्रि भी काली अंधेरी रात लग रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरा जीवन अब व्यर्थ हो चुका है। मेरे जीवन में अब किसी प्रकार का कोई रस, आनंद, मजा शेष नहीं रह गया है। मैं अपने आप को अभागा और दीनहीन मान बैठा था, क्योंकि मुझे मेरे प्रियजनों ने मेरे बिना किसी अपराध के मेरे प्रियजनों ने मुझे त्याग दिया था। मैं निराशा के दलदल में गिरता जा रहा था। नकारात्मकता जैसे कि मेरे शरीर में सर्वत्र छा गई थी। तरह तरह के अपशकुन अपने आप ही मैं सोचने लग गया था। इस प्रकार सोचते सोचते काली अंधेरी रात बीत गई, और जब पौ फटी, जरा सा उजाला हुआ, तो कहीं मंदिर की घंटी की आवाज, तो कहीं गुरुद्वारे की गुरबाणी की पवित्र धुन मेरे कानों में पड़ने लगी, और अचानक मुझ में सकारात्मकता और आशा का संचार होने लगा। अतः मैंने यह अनुभव किया कि काली अंधेरी रात हमें निर्बल और निराश कर देती है, इसीलिए हमें इससे सावधान रहना चाहिए। और तीन अलग विषय, तीनों के अलग अलग बिंदु, तीनों को लिखने का अलग अलग ढंग। आप किसी भी ढंग पर अपनी बात को लिख सकते हैं और वो सही होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रचनात्मक लेख एक ऐसा लेख होता है जो संस्मरण भी हो सकता है, कोई रेखा चित्र भी हो सकता है, कोई कविता या कहानी के प्रारूप को, उसी के फॉर्मेट को धारण करने वाला भी हो सकता है। परंतु सावधान, रचनात्मक लेख कभी भी कोई रटी रटाई भाषा या रटी रटाई सामग्री वाला नहीं हो सकता। रचनात्मक लेख लिखने के अन्य कई साधन हो सकते हैं, जिसे हम दिए हुए विषय की मांग के अनुसार सोच समझकर लिख सकते हैं। तो आइए अब इसके मुख्य बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे
ताकि रचनात्मक लेख लिखते समय कोई गलती ना हो। और वो मुख्य बिंदु है, ध्यान से देखिए, विषय पर 2-3 मिनट का चिंतन, दूसरा है विचारों को लिखना, तीसरा है उपयुक्त विचार पर फोकस और समुचित विस्तार करना, विषय के मुख्य बिंदुओं को नोट करना और उनकी रूपरेखा बना लेना। लेख का आरंभ आकर्षक और विषय से संबद्ध होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। विचारों में परस्पर सुसंगता और सुसंबद्धता, ये सबसे मुख्य बिंदु हैं दोनों, ये दोनों होने चाहिए। विषय से कभी भी भटकना नहीं चाहिए, विषय की प्रासंगिकता होनी चाहिए, बात में परस्पर विरोधाभास नहीं होना चाहिए। मैं, मुझे, मुझसे, इस तरह की शैली का प्रयोग हो सकता है, करना चाहिए। एक ही अनुच्छेद होना चाहिए, छोटे छोटे व्यवस्थित और सुसंगठित आपस में जुड़े हुए वाक्य होने चाहिए। सरल और प्रभावी शैली में अपनी बात रखनी चाहिए, सरल और प्रभावी, जरूरी नहीं भारी भरकम शब्द डालें हम। लेख की भाषा शुद्ध, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप रचनात्मक लेख लिखेंगे तो निश्चित रूप से वो रचनात्मकता दूसरों के द्वारा प्रशंसा की पात्र बनेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, रचनात्मक लेख में हमेशा मौलिकता रहे और वास्तविकता झलके। धन्यवाद।